In the last class, we discussed about the introductory part of thermodynamics, and today we discuss about the properties of thermodynamics. Properties of thermodynamics. तो यहाँ पे दो प्रकार की प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है. कौन सी दो प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ना है? तो नंबर 1 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और नंबर 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो कितने प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ना है? दो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड intensive property. To understand what is meant by the extensive property and what is meant by the intensive property, we consider the one example. Consider the beaker. एक हमने beaker consider किया है और वो beaker में मैंने 50 ml water लिया है. 50 ml क्या लिया है मैंने? Water. सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं. मतलब हमारे पास सिस्टम तैयार हो गई है, वो सिस्टम में 50 ml हमारे पास वाटर है और वो वाटर की कुछ क्वांटिटी, कुछ प्रॉपर्टीज हम आज चेक करेंगे. देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लेंगे बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा डेंसिटी, चौथा वॉल्यूम, वेट एंड एनर्जी. तो ये 6 प्रॉपर्टी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करके देखेंगे. सो यहां पे मैं लेता हूं एट स्टेट ए. एट स्टेट ए मतलब व्हाट? इसमें क्वांटिटी कितनी है हमारी वाटर की? 50 ml. ओके, एट स्टेट ए हम कंसीडर करते हैं, उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है? 50 ml. सो मुझे बताइए सबसे पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? यस, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस. 50 ml का वाटर बॉइलिंग पॉइंट, 50 ml भी वाटर बॉइल कहां पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा. फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस. डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 1. अब ये तो क्वांटिटी फिक्स थी. अब मुझे बताइए इसका ये सिस्टम है, वो सिस्टम में वाटर है, तो वाटर का वॉल्यूम कितना है? यस, दैट इज 50 ml. और हम कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं कि 1 ml इज इक्वल टू व्हाट? 1 ग्राम. हम अज्यूम करते हैं, ऐसे होता है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, हम अज्यूम करते हैं कि 1 ml इज इक्वल टू व्हाट? 1 ग्राम. टू अंडरस्टैंड, तो अगर 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो इसका वॉल्यूम अगर 50 ml है तो इसका वेट कितना होगा? कितना होगा? 50 ग्राम. समझिए कैसे है? जैसे 1 ml का वेट अगर 1 ग्राम है तो 50 ml का वेट कितना होगा? 50 ग्राम. एनर्जी अगर हम फिर से अज्यूम करते हैं कि 1 ml या फिर 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होगी? 1 जूल. कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अगर 1 ml वाटर है या फिर 1 ग्राम वाटर है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? 1 जूल. तो डेफिनेटली ये सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? 50 जूल. अंडरस्टूड दैट? क्या बोला है मैंने? सबसे पहले 50 ml वाटर लिया है, 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, देयरफॉर द वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 50 ग्राम. 1 ग्राम और 1 ml की एनर्जी अगर 1 जूल है, तो ये सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? 50 जूल होगी. बराबर है? अब ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली. अब मैं क्या करता हूं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में मैं फिर से 30 ml H2O मतलब वाटर फिर से मैं ऐड करता हूं. मतलब अभी तक हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी? पहले क्वांटिटी कितनी थी? 50 ml. अब क्वांटिटी कितनी हो गई है? 80 ml. 50 प्लस 30. अगेन हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं एट स्टेट बी. कितने ml के लिए? 80 ml के लिए. 80 कैसे हो गया? इनिशियल कितना था हमारे पास? 50 प्लस हमने कितना ml कर दिया? 30 ml. अब मुझे फिर से बताइए बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा? 50 का 100 था, तो 80 का कितना रहेगा? डेफिनेटली कितना रहेगा? 100. ना ही वो कम होगा ना ही वो
ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, वो चाहे 50 ml के लिए हो, चाहे 80 ml के लिए हो, 1 लीटर के लिए हो, चाहे 10 लीटर के हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, अगेन 0 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाट, अगेन 1। बट अब फिर से मुझे बताइए, यहां पे वॉल्यूम पहले स्टेट में कितना था 50, अब स्टेट बी के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 इज इक्वल टू व्हाट 80 ml। फिर से वेट कितना हो जाएगा 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, सो वेट इज व्हाट 100 ग्राम। और एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 ml और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 जूल। So how much amount of water present in the system? 80 gram or 80 ml. So therefore it is what 80 joule. So understood the table? So अगर हम ये 6 प्रॉपर्टी में अगर डिस्टिंग्विश करना चाहे तो हमें यहां से डिस्टिंग्विश दिखता है। देखिए ऊपर की ये जो 3 प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, ये प्रॉपर्टीज कैसी है रिमेन कांस्टेंट। और ये प्रॉपर्टी देखिए प्रॉपर्टी क्वांटिटी 50 ml थी तो ये 50 था, क्वांटिटी 80 हो गई तो ये 80 हो गया। मतलब ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। मतलब the property depend upon what, quantity present in system। मतलब यहाँ पे 2 प्रकार की प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आ गई है कि एक प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है और दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है एक का, और एक में मैग्नीट्यूड क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, द प्रॉपर्टी हुज मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, इट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया व्हाट इज मीन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड नंबर 2, the property whose magnitude is depending upon the quantity of matter present in the system, it is known as what, extensive property। मतलब 2 प्रकार की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। बिल्कुल, कौन सी 2 प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिव, इंटेंसिव मींस जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, क्वांटिटी कम हो या ज्यादा हो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे रहेगा, प्रॉपर्टी का रिमेन कांस्टेंट। सच अ प्रॉपर्टी इट इज नोन एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, उसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, ऐसे प्रॉपर्टी को कहा जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक नोट बताता हूं मैं आपके लिए, अगर हम रेशियो लेते हैं, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव, ध्यान में रखिएगा, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। The ratio of 2 extensive property are intensive property. So we discuss about example of extensive and intensive property। Examples of intensive properties: temperature,
density, refractive index, pressure, viscosity, boiling point, freezing point, etc. Similarly, the examples of extensive properties are enthalpy, mass, energy, volume, weight, etc. So, we discuss the one question. Prove that. Discuss that. Prove that. नहीं होने शकत. Density is intensive property. Density is intensive property. काय प्रूव्ह करायचं की डेन्सिटी कोणती प्रॉपर्टी आहे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि व्हाट इज मीन बाय द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज मीन बाय द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो अगर हमें देखिए डेंसिटी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीन बाय द डेंसिटी? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम. बरोबर है. मास इज अ extensive property. Volume is also extensive property. और थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि the ratio of two extensive property is a intensive property. Therefore क्या देखा हमने? The ratio of two extensive property is intensive property. बरोबर है. अब भी थोड़ी देर पहले हमने देखा. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी दो प्रॉपर्टी का, दो थर्मोडायनामिक वेरिएबल का रेशियो है. थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कौन से? मास एंड वॉल्यूम. और ये जो दोनों भी प्रॉपर्टीज है, ये दोनों भी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. Therefore, we can say that the density is intensive property. Density is intensive property. Okay? ये 2 मार्क के लिए सवाल पूछ सकते हैं in your board examination. So understood? Okay. Now next हम फंक्शन देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट फंक्शन. अब स्टेट फंक्शन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. कौन सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं? फिर से हमने क्या ले लिया है? बीकर ले लिया. 2 बीकर कंसीडर करेंगे इस बार. दोनों बीकर में हमने क्या ले लिया? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया. दोनों का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. बराबर. दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेल्सियस. दोनों को मैं हीट सप्लाई करता हूं. तक मैं हीट, ये सिस्टम ए को मैं जब तक हीट सप्लाई करता हूं, जब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके कितना नहीं हो जाता? 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब इसमें जो टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है, तो कितना टेम्परेचर का, ये कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ है? ये इनिशियल है, तो इनिशियल मतलब T1, फाइनल मतलब T2. व्हाट इज मीन इनिशियल में था ना, जो शुरुआत में था वो इनिशियल, जो फाइनल में था वो फाइनल. बराबर है. तो कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर? ये सिस्टम के जो वाटर था, वो वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है? कैसे निकालेंगे चेंज? चेंज मींस व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल. तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 27 is equal to what? Approximate it is how many? 73 डिग्री सेल्सियस. मतलब टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ है? 73 डिग्री सेल्सियस हुआ. बराबर है. अब हम दूसरा लेते हैं. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ कहां तक हीट किया? 50 डिग्री सेल्सियस. देन उसको मैंने हीट देना बंद कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली ठंडा हो जाएगा. तो ठंडा मैंने कब तक होने दिया इसको?
40 डिग्री सेल्सियस। देन मैंने इसको फिर से हीट देना शुरू कर दिया, कहां तक, 80 डिग्री सेल्सियस। फिर से मैंने हीट देना बंद कर दिया, ये ठंडा हो गया अप टू द 60 डिग्री सेल्सियस। देन लास्ट मैंने फिर से हीट देना शुरू कर दिया और इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए मुझे ये सिस्टम बी में कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर में, वाटर के टेम्परेचर में। फिर से कैसे निकालेंगे, इनिशियल कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनल कहां तक पहुंचे 100 डिग्री सेल्सियस। सर आप बोलेंगे ये क्या है बीच में, मैंने क्या बोला, इनिशियल कौन सा है, शुरुआत का 27, फाइनल कौन सा है, T2 कहां तक पहुंचे, फाइनल तक। मतलब फिर से बताइए कितना चेंज हो गया, 100 माइनस अगेन 27 इज इक्वल टू 73 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताइए ये दोनों ही चीज में चेंज कितना हुआ है, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है, टेम्परेचर में दोनों भी सिस्टम में टेम्परेचर में चेंज हुआ है 73 डिग्री सेल्सियस। बट दोनों भी समय में, दोनों भी सिस्टम में जो टेम्परेचर चेंज हुआ है उसके पाथ में फर्क था। पहली पाथ कौन सी थी, पहली पाथ थी डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा मैंने उसको हीट देना शुरू किया एक साथ, और दूसरी पाथ कौन सी थी, इनडायरेक्ट। अब मुझे बताइए आपने टोटल चेंज कितना हुआ है, टोटल चेंज दोनों इसमें हुआ है 73 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे आप बताइए आपने क्या देखा टोटल चेंज करते वक्त, मैंने पूछा टोटल चेंज कितना हुआ, तो आपने क्या देखा, इनिशियल और फाइनल स्टेट देखा कि पाथ देखा, कितना चेंज हुआ है। तो क्या देखा आपने, सर सबसे पहले क्या पूछा, सर इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, मतलब आपने क्या देखा, इनिशियल और फाइनल स्टेट देखा। आपने क्या नहीं देखा, क्या देखा आपने, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट देखा। क्या नहीं देखा, पाथ को ज्यादा वैल्यू नहीं दी, पाथ को वैल्यू ही नहीं दी। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी एक फंक्शन कि जो फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। सच अ फंक्शन इट इज नोन एज व्हाट, स्टेट फंक्शन। द फंक्शन which depending upon the initial and final state and independent from the path followed by system known as what, state function। और एक दूसरे प्रकार का फंक्शन आता है फिर पाथ फंक्शन। अब व्हाट इज मीन बाय द पाथ फंक्शन, नाम में ही बहुत कुछ आता है। जो फंक्शन स्टेट फंक्शन नहीं है, जो फंक्शन स्टेट फंक्शन नहीं है, ऐसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोला जाएगा, पाथ। That means the function which depending upon the path, the function which depending upon the path and does not depend upon the initial and final state, it is known as what, path function। मतलब state function मतलब what, the function which depending upon the initial and final state and independent from the path, known as state function। And what is meant by the path function, the function which depending upon the path and it does not depend upon the initial and final state, known as a path function, or the function which does not, with the function which is not a state function, known as what,